गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूँ अजीत सर। आप लोगों के सामने मैं क्लास 10 जो यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत ग्रामर पोजीशन है, मैं उस ग्रामर पोजीशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद होगा कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वह आप लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे और मुझे यह भी उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने पिछले 3 वीडियो में आप लोगों को पोएट्री लेसन पोएम 1 और पोएम 2 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब मैं ग्रामर टॉपिक पर आता हूँ। मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद होगा कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अब आते हैं हम पॉइंट पर, आते हैं टेंस पर। टेंस मीन्स होता है काल या समय। हम बुक को छोड़ करके ग्रामर पर पहले क्यों आए हैं? क्योंकि जितने भी हमारे साहित्य हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो गया, चाहे हमारा संस्कृत साहित्य हो गया, चाहे इंग्लिश साहित्य हो गया, इसमें हमारा जो मेन आधार होता है वह हमारा ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के ये तीनों क्या है, अधूरे माने जाते हैं। इस तरह से ये जो हमारे यूपी में है, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश का साहित्य पढ़ते हैं, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत का ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं और अन्य राज्यों में जैसे तेलुगु हुआ तो वहाँ तेलुगु का ग्रामर पढ़ते हैं, मराठी हुआ तो वहाँ मराठी का ग्रामर पढ़ते हैं। मतलब जितने भी साहित्य होते हैं, साहित्य का मतलब हमारी जो भाषाएं होती हैं, जो हमारी भाषाएं होती हैं, इंग्लिश भी हमारी भाषा है, संस्कृत भी हमारी भाषा है और हिंदी भी हमारी भाषा है। अर्थात केवल भाषाओं का जो व्याकरण होता है उसके बारे में पढ़ना सबसे जरूरी होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए मैं इंग्लिश ग्रामर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस अब कहते किसे हैं इसके बारे में जान लीजिए। टेंस उसे हम कहते हैं जिसमें हमें वर्तमान में चल रहे या आने वाले या किसी भी या बीते हुए समय का ज्ञान या बोध होता है, वह हमारा टेंस कहलाता है। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिएगा। आपका नंबर 1 आता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। दूसरा आपका आता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा आपका आता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ये टेंस के 3 भाग होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 प्रकार के टेंस पाए जाते हैं। अब आते हैं नंबर 1 प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं इसके बारे में इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। वह टेंस या काल या समय जिसमें वर्तमान में हो रहे कार्यों का ज्ञान या बोध होता है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? कुछ समय पहले ही जो समय बीत गया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। और जो आने वाला होता है, जिसे जो समय हमें ज्ञात नहीं होता है कि मतलब इस समय में क्या घटना घटित होगी, क्या होगा, जो समय आने वाला होता है वो हमारा भविष्य काल कहलाता है। तो इस तरह से टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। मैं आज पहले इसकी भूमिका बता रहा हूँ। और अब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं
और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। मेन हमारा थ्री टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। अब प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स में सबसे पहले नंबर 1 आता है। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। या टेंस जोड़ दीजिए। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। फोर्थ आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण जारी भविष्य वर्तमान काल, पूर्ण जारी वर्तमान काल। यह हमारे 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण जारी वर्तमान काल। ये हमारे 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा गया है यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जारी भूतकाल हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जारी भूतकाल। यह हमारा कंटीन्यूअस का है, इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट की जगह पर पास्ट कर देंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो पूर्ण जारी भूतकाल हो जाएगा। ये हमारे 4 प्रकार इसके भी हो जाएंगे। उसी तरह से फ्यूचर टेंस के, जहां हमने प्रेजेंट लिखा है और हिंदी में जहां वर्तमान लिखा है, प्रेजेंट की जगह पर हम फ्यूचर कर देंगे और वर्तमान की जगह पर हम भविष्य कर देंगे। ये 4 प्रकार के हम इसमें परिवर्तन करें। ये हमारे 4 प्रकार के होंगे। तो मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के सेंटेंस बताए, प्रेजेंट बताए, पास्ट बताए, फ्यूचर बताए। अब इन तीनों की सेंटेंस के 4 काइंड्स जो होते हैं, मैंने 4 काइंड्स को भी बताया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वही पास्ट इंडेफिनिट वही फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वही पास्ट कंटीन्यूअस वही फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो वही पास्ट परफेक्ट टेंस वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और वहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये इस प्रकार से तीनों के 4 काइंड्स हो गए। अब आते हैं नंबर 1 प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। अब अनिश्चित वर्तमान काल होता क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल हम उसे कहते हैं जिसमें कार्य का अनिश्चित करना या होना पाया जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चित मतलब इसमें निश्चित नहीं होगा कि काम कब पूरा होगा कब नहीं पूरा होगा, इसमें काम हमेशा अनिश्चित ही रहता है, तो इसलिए यह अनिश्चित वर्तमान काल कहलाता है। अब अनिश्चित वर्तमान काल में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज। अब इसकी डिफिनेशन परिभाषा क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें कार्य का अनिश्चित करना या होना पाया जाता है वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आता है। इसके वाक्य के अंत में ध्यान से सुनिए, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आता है। अब रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम कैसे हम अनुवाद करेंगे, जो हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, उसको हम कैसे इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखिए आप ध्यान से। नंबर 1 आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसके मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, चाहे वह प्रेजेंट का कोई भी हो, चार में कोई भी हो, चाहे पास्ट में चारों में से कोई हो, चाहे फ्यूचर में से चारों में से कोई भी हो, जितने भी हम टेंस बनाएंगे उन टेंस में 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस भी बनेंगे। पहला आपका बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनेगा। दूसरा बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनेगा। तीसरा बनेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा बनेगा आपका इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। अब आते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पर, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में और रूल नंबर 1 पर आते हैं। इसमें पहला नियम क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नाउन, सिंगुलर नंबर
एसएन का मतलब है सिंगुलर नंबर। ही से इट नॉन सिंगुलर नंबर का अगर हमारा सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो हमारा जो वर्ब होता है उसमें यस या ईएस लगाते हैं। रूल नंबर 2, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट बनता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही से एक नाउन सिंगुलर नंबर बनेगा तो वर्ब में यस या यस लगा देंगे। अगर हमारा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर का कोई प्लूरल नंबर में जैसे लड़के हो गया, विद्यार्थियों हो गया, बच्चे हो गया, ये सब हमारा क्या है प्लूरल नंबर है, तो उस कंडीशन में हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 3, इसमें अफर्मेटिव की केवल बात हो रही है। डू, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब में यस या यस लग जाता है। जब केवल प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, etc फुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने बताया है यस या यस भी लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर बनेगा तो यहाँ जो वर्ब लिखा गया है इसमें आप यस या यस लगा दीजिएगा। अगर ये रूल नंबर 2 का सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ का जो वर्ब है वही रहेगा, यस या यस नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फार्मूला बना दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अगर कुछ बनता है तो उसको लिख देते हैं। इस तरह से ये हमारे परिवर्तन होते हैं। और ये चीज और आप लोग पॉइंट ध्यान देंगे, सब्जेक्ट की बात आ गई है, वर्ब की बात आ गई है, ऑब्जेक्ट की बात आ गई है, तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ा होगा। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, इसलिए मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट मैं पहले टेंस पर चला आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, उसी में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट कहते किसे हैं, आखिर आप पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है, इसमें वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इसे हम क्वेश्चन वर्ड कौन से, अगर हम कौन लगा करके पूछें तो आप क्वेश्चन वर्ड कौन लगा कर अगर हम पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। फिर बात आती है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया वह शब्द है जो किसी भी वाक्य को या किसी भी कथन को पूरा करती है, कंप्लीट करती है, वह हमारा वर्ब कहलाती है। अगर वह वर्ब न दिया हो तो हमारा सेंटेंस या कोई कथन कंप्लीट नहीं होता है, वह अधूरा रहता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट की बात आ गई तो
सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य करने का उद्देश्य होता है, उसका कुछ भी उद्देश्य हो, जिस उद्देश्य के लिए वह काम करता है उसका जो उद्देश्य होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक हिंदी का एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहे हैं हिंदी में लिख करके, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, यह हमारा हिंदी का सेंटेंस लिखा गया है। अब यहां देखिए स्कूल कौन जाता है, इस सेंटेंस में स्कूल कौन जाता है। अब हम क्वेश्चन वर्ड कौन लगा करके पूछ रहे हैं तो आंसर निकल रहा है राम। स्कूल कौन जाता है, राम जाता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। और वर्ब किसे कहते हैं, अरे हमने बताया है जो शब्द किसी भी वाक्य को या कथन को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जाता है, अगर ये इतना निकाल दिया जाए राम स्कूल, क्या ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्थात वह शब्द जो किसी भी वाक्य को या कथन को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, वह हमारा वर्ब कहलाता है। और अधिकतर हिंदी के वाक्य में वर्ब हमेशा लास्ट में लिखा रहता है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो हमने बताया है कि सब्जेक्ट के द्वारा अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी काम करने का उद्देश्य होता है वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम स्कूल जाता है, राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, क्या करता है, क्या खाता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उस क्वेश्चन वर्ड से हम पूछ लेते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि वह क्या करता है, वह क्या खाता है, वह कहाँ जाता है। तो उससे जो आंसर निकलता है, जवाब निकलता है, वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से हिंदी के सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, तब वर्ब लिखा रहता है। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। सब्जेक्ट तो इसमें भी पहले आता है, लेकिन हिंदी की वाक्य का जो वर्ब रहता है, जब इंग्लिश का हम वाक्य बनाते हैं तो वर्ब पहले आ जाता है और ऑब्जेक्ट बाद में हो जाता है। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट और वर्ब में इंटरचेंज हो जाता है, आपसी परिवर्तन हो जाता है। वर्ब की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्ब आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने फार्मूला लिखा है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इत्यादि लिखेंगे। अब मैंने एग्जांपल लिखा है राम स्कूल जाता है। मैंने यहाँ पहचान बताया है, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आता है, यह पहचान है। यहाँ भी देखिए ता है, लास्ट में आया है वाक्य के लास्ट में, तो यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सब्जेक्ट क्या है, राम। पहले लिखेंगे राम, अब उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट रूल नंबर फर्स्ट का है कि रूल नंबर सेकंड का, इस पर भी ध्यान देंगे। अब ये राम क्या है, नाउन है, ये हमारा संज्ञा है। और संज्ञा हम किसे कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। अर्थात नाउन वह है जो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, वो हमारा नाउन कहलाता है। तो ये राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। इसलिए यहाँ रूल नंबर फर्स्ट में लिखे हैं नाउन, तो इस वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। वर्ब हमारा क्या है, जाता है, गो मीन्स जाना होता है, ये हमारा गो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या ईएस लगा देंगे। तो यहाँ गोज हो जाएगा, ईएस लगेगा गोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, गोज टू स्कूल। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया।
सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोगों से हमें यही उम्मीद होगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करेंगे और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। बच्चे गीत गाते हैं। देखिए इससे पहले मैंने पहचान बताया है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, आदि शब्द आता है और मैंने फार्मूला भी लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर है बच्चे, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, गीत कौन गाता है? बच्चे गाते हैं। आंसर इसका बच्चे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। डियर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हमारा क्या है? प्लूरल है। अगर चाइल्ड रहता बच्चा तो हमारा सिंगुलर होता, लेकिन चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है। तो इस कंडीशन में हम वर्ब में वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे और न ही हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। तो सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे एक गीत गाए चाहे 1000 गीत गाए, उससे नहीं मतलब होता है, केवल ए का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ ए का यूज किया जाता है। तो हो गया द चिल्ड्रन सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया, मैं आज थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा और इसके बाद कल मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। और इसके पहले मैं आपसे आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज संत कबीर नगर, इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया आज का टेंस है, जो टेंस का टॉपिक है, मैंने इसमें पहले थोड़ी भूमिका बताई है। इस टेंस को आप लोग एक फेयर और कॉपी लेकर के नोट्स बनाते रहेंगे। थैंक यू।